Today we are going to discuss about vector algebra. ये मैथ्स में वेक्टर का दखल है ना। तो अलजेब्रा नेचुरली आपको मैथ्स से ही आपके ध्यान में आएगा कि भाई अलजेब्रा तो मैथ्स का सब्जेक्ट है, तो नेचुरली ऑब्वियसली तो वेक्टर और अलजेब्रा क्या इनका मिलन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, अलजेब्रा में इक्वेशंस होती हैं ना, वेरिएबल्स के बीच में इक्वेशंस होती हैं, हाँ, और तरह तरह के लॉज होते हैं, जैसे कम्यूटेटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, हाँ, एक्सपोनेंट, तरह तरह की, आई मीन यू कैन हैव वेरियस लॉज विच आर देयर इन अलजेब्रा। एंड मतलब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सारे ही लॉज एप्लीकेबल हैं, बट वेक्टर के अंदर आप अलजेब्रा के बहुत सारे रूल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग एंड आपके अंदर अपनी इंक्यूजिटिवनेस बढ़ाए रखिए, बनाए रखिए, एंड लेट्स गो ऑन द ट्रिप इनटू वेक्टर अलजेब्रा प्लेन। ठीक है, ओके, सो बी रेडी। ओके, सो वेक्टर अलजेब्रा में देखिए, सबसे पहले हम वही एक जाना माना कॉन्सेप्ट आपसे के सामने लाएंगे जो कि है पोजीशन वेक्टर का, जो आपने फिजिक्स में कई बार 11th क्लास में पढ़ा है। ऑफ कोर्स 9th 10th में नहीं पढ़ा, बट 11th से पोजीशन वेक्टर के बारे में आपको पता ही है। मगर मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है। पोजीशन वेक्टर नथिंग बट कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉइंट को दर्शाता है। बट जैसे ये पॉइंट P है एक्स वाई, इसकी जगह x और y की जगह आप 2 और 3 भी लिख सकते हैं, 5 4 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो कोई पॉइंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, अगर उस पॉइंट को आप ओरिजिन से कनेक्ट कर दें एक डायरेक्शन के द्वारा, तो अब उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर का एक एंड हमेशा फिक्स होता है और दूसरा एंड यू कैन मूव, हाँ, ठीक है। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, अब पोजीशन वेक्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? why we want to understand position vector right in the beginning of vector algebra। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि वेक्टर अलजेब्रा में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, जब तक हम उन्हें बिल्डअप नहीं करेंगे, हमको जो है थोड़ा सा मतलब हर चीज़ की कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बेसिक्स हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं, उनको हमारे को समझना ज़रूरी है। तो उसी कड़ी के अंदर पोजीशन वेक्टर में सबसे पहले आता है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन, वो होता है डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल का मतलब क्या है कि हमने ये तो देख लिया है कि ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। इसके अंदर OP एक पोजीशन वेक्टर है। अब OP जो एक एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है ना, ये देखिए, पॉजिटिव साइड से आप उस वेक्टर पे एंगल डाल दें तो ये क्या कहते हैं, एक एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है, राइट। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम डायरेक्शन एंगल कहते हैं। सिमिलरली जो क्या कहते हैं, वाई एक्सिस से आप एंगल इसके ऊपर यूँ डाल दें तो ये बीटा एंगल है, इसको हम क्या कहते हैं, ये अल्फा एंगल जो है ये एक्स एक्सिस के साथ, हाँ, ये डायरेक्शन एंगल मतलब OP के साथ क्या बना रहा है, ऐसे बीटा विद वाई एक्सिस मतलब OP वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। सिमिलरली अगर आप ये मान लें कि ये जो मेरा पेन है ये वाई एक्सिस है, हाँ, तो और ये वेक्टर यूं है इस तरीके से, राइट, तो ये क्या कहते हैं, इससे क्या एंगल बना रहा है, यानी कि वो स्पेस में है, ये पॉइंट XYZ हो गया मान लीजिए। तो हम ये इसी उससे लेके चलते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, यानी कि वो Z एक्सिस से अगर ये पॉइंट स्पेस में है तो ये तीनों से एंगल बनाएगा, तीनों एक्सिस से एंगल बनाएगा। सो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स, और इससे हम क्या कहते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकालने वाले हैं जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, हम आई विल बी जस्ट डिस्कसिंग। अब ये देखिए, ये क्या कहते हैं, अल्फ़ा के साथ हमने अभी पढ़ाई है कि ये एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बना रहा है, बीटा से बीटा एंगल जो है वाई एक्सिस से बना रहा है, और गामा जो है जेड एक्सिस से। ये डायरेक्शन एंगल्स हमने इनके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो OP जो वेक्टर है वो अल्फ़ा बीटा गामा एंगल डायरेक्शन एंगल बना रहा है। समझ में आई बात? बिल्कुल। तो अब डायरेक्शन एंगल से हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर जंप करते हैं जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ओके,
क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, है ना। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या बला है? कोई भी बला नहीं है। देखिए अब ये जो है अल्फ़ा अगर एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, तो अगर हम इसके आगे कॉस लगा दें तो कॉस अल्फ़ा हो गया ना, हाँ। तो सिंपली एंगल का जो कॉस है उसे हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। अब ये कॉस अल्फ़ा जो है डायरेक्शन कोसाइन, डीसी हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। और इसे हम सिंबल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, छोटा एल जो है, राइट, ओके। ऐसे ही कॉस बीटा जो है ये डीसी यानी कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और इसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही कॉस गामा जो है डीसी ऑफ आपका जेड एक्सिस हो गया और इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एल एम एन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये डायरेक्शन कोसाइन हैं किसके, पोजीशन वेक्टर के, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पोजीशन वेक्टर के ही डायरेक्शन कोसाइन हो, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं। वो जो मैं अभी आपको ये समझाता हूँ कि ऐसा कैसे है। देखिए मान लीजिए एक वेक्टर यहाँ पर है, ठीक है, वेक्टर ए, मानते ना मानते आप कि वेक्टर कहीं पे भी हो सकता है, हाँ। हम इस वेक्टर को ऐसे ही उठाकर अगर इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है हम इसको ओरिजिन पे ला सकते हैं ना, ट्रांसलेट कर सकते हैं। फ्री वेक्टर है, हम वेक्टर का अगर डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड ना चेंज करें तो क्या कहते हैं उसको हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम इसे देखिए यहाँ इसके पैरेलल यहाँ ले आए तो ये वेक्टर ये हो गया। तो अब ये क्या कहते हैं लाजमी अल्फ़ा एंगल या जो भी एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ भी बनाएगा और जेड एक्सिस के साथ भी बनाएगा, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ याद रखिए, हर वेक्टर का, सिर्फ पोजीशन वेक्टर का नहीं, पोजीशन वेक्टर तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, हर वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है। हम उसको ले जाके एक्स एक्सिस पे, मतलब हम मेजर तो उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से ही करते हैं ना, है ना। तो हम उसको ट्रांसलेट करके वहाँ ले जाएं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हर वेक्टर का यूनिक, हर वेक्टर के क्या कहते हैं यूनिक डीसीज होते हैं, यानी डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन हमने अभी देख ही लिया कि वो डायरेक्शन एंगल से बनते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा एक्स और वाई और जेड एक्सिस से एंगल जो वेक्टर बना रहा है, ठीक है। सो वी जस्ट नो दिस वेरी वेल, ओके। नाउ अब सारी बात है कि हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या डायरेक्शन कोसाइंस बहुत सारे हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने, किसी वेक्टर के कितने डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं? हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। हम ये तो जान गए कि डायरेक्शन कोसाइन जो है वो क्या कहते हैं कोसाइन ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स हमने निकाल दिया। अब डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो 2 इन नंबर होते हैं, याद रखें, 2 इन नंबर, हाँ, हमेशा। मान लीजिए देखिए ये वेक्टर ए है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन इस साइड में है, हाँ। अब हम क्या कहते हैं इसको अगर इधर इस डायरेक्शन में खींच दें तो ये जो एंगल है ये चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे तो अल्फ़ा है, अब अल्फ़ा जो है पूरा घूम के इधर आएगा, है ना, पूरा घूम के ये अल्फ़ा डैश हो जाएगा, है ना। तो चेंज हो गया ना डायरेक्शन कोसाइन। तो अब और कोई डायरेक्शन में आप चेंज करोगे तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो वेक्टर कोलिनियर ही हो सकता है ना, कि या तो वो यूँ जाए चाहे यूँ जाए। अभी मैं समझाऊंगा कि ये वेक्टर कितने तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्शन कोसाइन जो है अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं और इसे हम LMN से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका मैं अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। L² + N² = 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई जगह पर यूज़ होती है, कई जगह पर इसका एप्लीकेशन है। सो अब L² क्या है? ये है cos² अल्फ़ा + cos² बीटा + cos² गामा = 1। यानी कि हम इसे
एल भी लिख सकते हैं और कॉस ये डायरेक्ट भी कॉस के टर्म्स में लिखा जा सकता है। ओके, सो यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कट आ गए कि डायरेक्शन को कोसाइन क्या होता है और डायरेक्शन एंगल्स से हमने डायरेक्शन कोसाइन को डेवलप कर लिया। अब हम एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर ए प्रॉपर्टी जो है इक्वल टू 1 कैसे आई, इसके बारे में थोड़ा सा घुस कर देखें, थोड़ा सा इसको टच करके देखें, थोड़ा सा इसको उखाड़ कर देखें, थोड़ा सा इसमें मतलब अंदर घुसकर हमारे को पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे आ रही है। हाँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हल्की सी सिंपल सी चीज़ है। सो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड। ओके, हम ये जानना चाहते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये 1 के बराबर क्यों है ना। ये दिमाग में नेचुरली आएगा आपके कि ऐसा क्यों है। ये सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हम इसको सिर्फ एक्स वाई प्लेन से अंडरस्टैंड करेंगे और बाय सिमेट्री आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसमें जेड एक्सिस, क्योंकि वो समझाना आसान है एक्स वाई प्लेन में। तो लेट्स सी, और बाय सिमेट्री हम इसको मान लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये वेक्टर है, हाँ, ओ पी। अभी मैंने समझा दिया कि कोई भी वेक्टर हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये एंगल अल्फा बना रहा है, हाँ, और पी जो है वो पॉइंट है एक्स वाई, ओके, एंड ये एंगल बीटा बना रहा है, राइट। तो अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो ये एक्स हो गया, और अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो ये वाई हो गया, ऑब्वियसली। ठीक है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल अल्फा है। ठीक है, अच्छा, अब ओ पी को अगर हम डिस्टेंस फार्मूला से, क्योंकि ये दो रीजन है, डिस्टेंस फार्मूला से अगर निकालें तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये ओ पी का मैग्नीट्यूड आ गया, यानी कि r हम मान लें ओ पी इज इक्वल टू r। तो इसकी क्या वैल्यू आ गई, इसकी आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑब्वियसली। ठीक है ना, इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ आई नहीं आई, ओ पी जुड़ो आर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया आपके। चलिए, अब हम कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ये कॉस अल्फा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ही तो है ना। तो कॉस अल्फा को हम लिख सकते हैं एक्स, देखिए ये एक्स है ना, अपॉन आर, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही कॉस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, y अपॉन आर। ठीक है, अब हमारे ये हमें पता है ये कॉस स्क्वायर अल्फा है, ये कॉस स्क्वायर बीटा, ये कॉस स्क्वायर गामा है, इसकी वैल्यू 1 है। तो अगर हम इसको स्क्वायर करें तो क्या आएगा हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए हम इसे स्क्वायर कर दें तो यही तो आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, इसे स्क्वायर कर दें तो वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ही तो आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, हाँ, जस्ट 1 and 2 आप इनको ऐड कर दें तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ, अपॉन आर स्क्वायर। अब हमारे को ये पता है, वी नो कि आर स्क्वायर किसके बराबर, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। तो अंडर रूट, अब आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1 ही हो गया ना। तो बाय सिमेट्री हम ये ऐसे भी शो कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में आपको फंडा क्लियर हो गया। और ये याद रखिए कि वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन रेशियोज, अभी मैं उसके बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट टर्म है डायरेक्शन रेशियोज। ओके, हमने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में तो समझ लिया, अब डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज, देखिए डायरेक्शन रेशियो जो है किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, याद रख लीजिए। किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, है ना, समझ में आ गया। अब वो कैसे, देखिए वेक्टर जो है एक उसका मैग्नीट्यूड है और एक इसकी बिगिनिंग है, हाँ, मान लीजिए। तो
अब इस पे क्या कहते हैं, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, x1 y1 है ना, एक पॉइंट मान लीजिए ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया x2 y2, ऐसे x3 y3, हाँ ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं ना। तो डायरेक्शन रेशो क्या है, मान लीजिए वो ए बी और सी सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर पे अगर हमें कोई पॉइंट पता चल जाए 2 3 और 5 6 मान लीजिए, तो जो डायरेक्शन रेशो ए जो आएगा वो आएगा आपका 5 - 2, यानी कि x2 - x1 है। और b जो आएगा वो आएगा जैसे हमने यहाँ पे माना 6 - 3, यानी कि y2 - y1 है ना। ऐसे ही अगर c हमारे को स्पेस में वेक्टर पता है तो वो क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए 2 3 1 लिख लें और ये 5 6 2 लिख लें, तो ये हो गया 2 - 1, ठीक है। सो ये हो गया z2 - z1। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जिससे हम ABC निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशोज जो हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, मगर डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन एक फिक्स रेशो में होते हैं, ठीक है। हमेशा ये याद रखिए कि उनका रेशो होता है, यानी कि L/A इज इक्वल टू M/B इज इक्वल टू N/C। ये एक रेशो होता है हमेशा, हर डायरेक्शन कोसाइन के क्या कहते हैं अपना डायरेक्शन रेशोज जो है डायरेक्शन कोसाइन के एक फिक्स रेशो में होते हैं, ये किसी भी एक पर्टिकुलर वेक्टर के लिए, ठीक है। सो यू गॉट इट कि ये क्या कहते हैं डायरेक्शन रेशोज इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे पॉइंट में से निकाल सकते हैं डायरेक्शन रेशोज। बट डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो सिंपली एंगल्स से हमने निकाले हैं, और एंगल या तो एक डायरेक्शन में वेक्टर ले लें या उसको रिवर्स कर दें, तभी तो वेक्टर होगा, या तो पैरेलल एंटी पैरेलल कर दो। तो डायरेक्शन रेशोज आर नॉट फिक्स बट डायरेक्शन कोसाइंस आर फिक्स्ड, ठीक है। समझ में आ गई आपकी डायरेक्शन रेशोज। एंड अब सारी बात ये आती है कि अगर हमें डायरेक्शन रेशोज पता है तो क्या हम किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं? अगर हमें किसी वेक्टर के ABC यानी कि डायरेक्शन रेशोज पता हैं तो क्या हम उसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं? बोलिए, निकाल सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए यही तो जादू है, हम जादू करके दिखाते हैं आपको। सो है, अगर आपको ABC पता है तो देखिए L हमको यानी कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस कैसे मिलेगा, ये डायरेक्शन रेशो जो भी आपको दिया हुआ है, यानी कि ये x एक्सिस x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A/A² + B² + C², ये क्या कहते हैं L होगा हमेशा। ये डायरेक्शन कोसाइन आप ऐसे निकालेंगे। ऐसे ही M को निकालना है तो B√A² + B² + C²। अभी मैं दिखाऊंगा LMN, ठीक है। और अगर N निकालना है तो A² + B² + C²। देखिए अगर आपको डायरेक्शन रेशोज दे रखे हैं, समझ में आइए, समझ लीजिए ये ABC कहाँ से आया, आपके दिमाग में आएगा। ABC मतलब वो डायरेक्शन रेशोज आपको देगा। अगर डायरेक्शन रेशोज पता हैं तो आप डायरेक्शन कोसाइन ऐसे निकालेंगे, समझ में आई? वो देगा आपको डायरेक्शन रेशोज, तब आप निकाल सकते हैं, है ना। और ये मैंने एक बार बताया, A/L, B/M और C/N ये हमेशा एक फिक्स रेशो में रहते हैं किसी भी एक यूनिट वेक्टर के लिए, ठीक है। क्लियर? फाइन। अब देखिए हमारे साथ दो कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए, है ना। दो नहीं, तीन इनफैक्ट। एक तो डायरेक्शन एंगल के बारे में आपको पता चल गया, व्हाट आर डायरेक्शन एंगल्स फॉर अ वेक्टर, ठीक है। आपको क्या कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पता चल गया, हाँ, डायरेक्शन कोसाइंस, हाँ, और इनके L² + M² + N² = 1 ये पता चल गया, इनका ये पता चल गया। और
आपको डायरेक्शन रेशियोज़ के बारे में पता चल गया, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज़ एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट डायरेक्शन रेशियोज़ इनटू डायरेक्शन कोसाइन। तो ये एक बेसिकली वेक्टर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वेक्टर आपने क्या कहते हैं सुना ही होगा, जैसे कोई भी वेक्टर है जैसे r है तो हम उसको xi प्लस yj प्लस zk ऐसे लिखते हैं ना, है ना। तो ये क्या कहते हैं आपको दिमाग में आ रहा होगा कि पता नहीं ये क्या बता रहे हैं, इस सीधा ये भाई देखिए, ये आपको यहीं से तो पता चलेगा जब आपको पहले कॉन्सेप्ट पता है, तभी तो मैं बताऊंगा एक्स वाई जेड है क्या, है ना। तो और आई जे क्या है ये मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स गो अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड फाइंड आउट कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के भी क्या वेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस के बारे में जानेंगे, हाँ, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का एक लाजमी एक डायरेक्शन है ना, है ना। अगर हम इसको आई यूनिट वेक्टर से, हमने पढ़ा ही है कई बार कि यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताता है वेक्टर का, तो आई वेक्टर एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बता रहा है कि देखिए जी एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में जा रही है ना। और जे वेक्टर आई जे, हाँ कैप लगा दी इस पे, है ना। तो ये वाई एक्सिस का डायरेक्शन बताता है। मान लीजिए कोई पॉइंट एक्स वाई है, ठीक है, पी, तो हम इसको आई जे के फॉर्म में कैसे रखेंगे, यानी कि पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी का आई वेक्टर से हम कैसे निकालेंगे, आई और जे वेक्टर को यूज करके। अब देखिए ये एक्स और वाई तो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गई कि ये जो पॉइंट है इतने डिस्टेंस आप यूं जाओगे एक्स एक्सिस पे और इतने डिस्टेंस ऊपर जाओगे तो आपको एक्स वाई मिल जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर ओ पी को ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स आई, यानी कि हम एक्स डायरेक्शन में, मतलब आई डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस पे इतना डिस्टेंस चलेंगे, हाँ। उसके बाद हम वाई डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तब हम यानी कि हम एक्स से इतना यूँ ट्रेवल करेंगे यूँ, हाँ। और उसके बाद हम वाई एक्सिस पे यूँ ट्रेवल करेंगे, है ना। तो हम क्या कहते हैं पॉइंट पी पे पहुंच जाएंगे, तो वाई जे, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। मान लीजिए ये 2 3 है, तो ओ पी कैसे हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2i प्लस 3j। अब मान लीजिए ओ पी जो है स्पेस के अंदर है, हाँ, मतलब 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड एक्सेस में, तो और एक्स वाई जेड जो पॉइंट पी है वो क्या कहते हैं 2 3 5 है स्पेस में, ठीक है। तो हम OP को कैसे लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर, मतलब वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 5k, ठीक है, समझ में, 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो ये क्या कहते हैं पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 5k आ गया, ठीक है। समझ में आई आपकी बात, क्लियर। तो ये क्या कहते हैं, सिर्फ मैंने आई जे के कंपोनेंट्स बताए। अब मैं थोड़ा सा आपको टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ, देन वी विल डिस्कस सम वेक्टर प्रॉपर्टीज और ये वेक्टर कैसे ऐड होते हैं। चलिए वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ वेक्टर्स, दैट इज एसेंशियल, ठीक है। देखिए टाइप ऑफ वेक्टर्स, है ना, वेक्टर्स के टाइप, हाँ, तरह तरह के कलाकार हैं जी, वेक्टर तरह तरह के हैं, इसके अंदर वेक्टर्स था। तो हर चीज़ में कलाकारी है ऊपर वाले की, तो वेक्टर के अंदर भी कलाकारी है ना। सो लेट्स सी दैट व्हाट इज आर्टिस्टिक इन नेचर। सबसे पहला है जी नल वेक्टर। तो नल वेक्टर तो आपको पता ही है कि नल वेक्टर क्या होता है, यानी कि ना तो उसमें क्या कहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो होगा, हाँ, मैग्नीट्यूड है ही नहीं, उसका डायरेक्शन भी वो कहीं पॉइंट जहाँ पे उसे पॉइंट कराना चाहो वो पर नल वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर आपको पता ही है,
यूनिट वेक्टर क्या है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर हो गया। फिर हमारे दिमाग में आता है कि भाई यूनिट वेक्टर के बाद नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर, उसके बाद क्या आता है? हाँ, उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट है को इनिशियल वेक्टर्स। अभी क्या बला है यार को इनिशियल वेक्टर्स, है ना। को इनिशियल वेक्टर्स देखिए वो वेक्टर्स हैं जो कि मान लीजिए आप ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। देखिए A वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। O A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए, इसे C मान लीजिए, इसे D मान लीजिए वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट इनका ओरिजिन को इनिशियल मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम है, डिफरेंट डायरेक्शन। सो दीज आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स, ओके। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर क्या है ना। कोलिनियर वेक्टर देखिए या तो वो पैरेलल हो सकता है, दो वेक्टर्स ये हाँ A और B पैरेलल हैं, तो इन्हें हम कह सकते हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है। या वो स्ट्रेट लाइन में है, A और B, ये भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं। किसी वेक्टर को आप उठाकर कहीं पे भी रख सकते हो यार, हाँ, इसीलिए हमको डायरेक्शन अगर सेम है तो कोलिनियर वेक्टर्स हैं। यानी कि वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है कोलिनियर वेक्टर में, सिर्फ हमारे को ये पता होना चाहिए कि उसका डायरेक्शन सेम हो। तो कोलिनियर वेक्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड से कोई नहीं है। अब देखिए ए छोटा हो सकता है, बी बहुत बड़ा हो सकता है, तो एक ए और बी कोलिनियर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो डायरेक्शन के ऊपर कोई मतलब सबसे जो दारोमदार है कोलिनियर वेक्टर्स का वो उसके डायरेक्शन के ऊपर है, ओनली एंड ओनली इट्स डायरेक्शन। फाइन, इफ यू नो द डायरेक्शन यू नो कि ये कोलिनियर वेक्टर्स है। और हमारे को पता है कि वेक्टर को हम उठाकर कहीं पे भी रख सकते हैं, फ्री पोजीशनिंग, उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो अब यानी कि दो पैरेलल वेक्टर्स या एक ही लाइन में वेक्टर्स और रिवर्स डायरेक्शन में भी, मतलब डायरेक्शन मान लीजिए ए इधर है और ठीक इसी लाइन में बी इधर है, या बी इसके एंटी पैरेलल है, यानी कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब बोलेंगे आप एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या हो गया? एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब है तो पैरेलल मगर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दे आर नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। समझ में आई? सो ये कोलिनियर वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यू शुड अंडरस्टैंड दैट कोलिनियर वेक्टर जो पैरेलल भी हो सकते हैं, सेम लाइन में भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। अब आता है एक जो वो आता है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स। ये आप पढ़ेंगे एंड दिस विल रियली गो डीप, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। यानी कि वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ए बी सी मान लो एक ही प्लेन में है, तो इनको हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। समझ में आई अभी बात? ओके, सो हियर we have understood a lot of concepts today, and I hope so. I'm not making this video very large because you are already stressed, and basically you should interact with me and let me know how I have made this video. Can I improve it? Please like it or dislike it, but do something about it because I'm not seeing that, and kindly subscribe so that I can be in touch with you and give you some of my
some of my efforts to enlighten you a little bit. Of course, all the best. We will continue this in another session of vector algebra. Bye-bye.